हेलो हेलो। चलो भाई, देखो ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है और एनालिटिकल रीजनिंग मींस एनालिसिस और एनालिसिस मींस थिंकिंग बेस्ड। थिंकिंग बेस्ड का मतलब है सोच करके जवाब देना है। मैं आपको एक क्लास में ये आइडिया दूंगा कि आपको सोचना कैसे है, बट सोचना तो आपको ही है। मैं आपको क्वेश्चन करने के तरीके सिखाऊंगा, बट मैं आपकी सोच नहीं बदल सकता। तो सोचना आपको है, इसलिए आपका भी रोल उतना ही है जितना मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि थिंकिंग बेस्ड है तो आपकी सोच पर भी डिपेंड करेगा। आपको भी सोचना है किस तरीके से हमें एक्शन लेना है। कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब है कि आप किस तरीके के एक्शन लेते हो। इससे आपकी मैनेजमेंट स्किल्स पता चलती है, आपके दिमाग की क्षमता पता चलती है, आप एक्शन लेने लायक हो कि नहीं इसके बारे में पता चलता है कि किस टाइप के आप एक्शन लेते हो। हमेशा एक्शन लेते वक्त कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना जिससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़े, सोसाइटी पर बुरा प्रभाव पड़े। नेगेटिव एक्शन आपको नहीं लेना। आप ना कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन की सोच के एक्शन ले सकते, ना कंप्लीटली पब्लिक की सोच के एक्शन ले सकते। क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सोचना होगा, ठीक है। फिर हमें एक्शन लेना है पॉजिटिव एटीट्यूड में, जिससे सबका फायदा हो। ऑर्गेनाइजेशन, मान लो पुलिस के डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट आ गई तो पुलिस डिपार्टमेंट का भी फायदा हो, पब्लिक का भी फायदा हो। बैंक के रिलेटेड स्टेटमेंट आ गई तो बैंक का भी फायदा हो और पब्लिक का भी फायदा हो। पॉजिटिव एक्शन लेना है, ठीक है। बाकी मैं आपको एग्जाम्पल करा के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सोचना है। ये इस टाइप की एक कंडीशन दी होगी, पढ़ना नहीं है इसको, ठीक है। इसमें क्या समझा रखा है? इसमें यही समझा रखा है कि पहले एक स्टेटमेंट दे रखी है, फिर दो एक्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा एक्शन लेना है। तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्वेश्चन पे। ये ऑप्शन है, अगर पहला एक्शन सही है तो पहला फॉलो, दूसरा एक्शन सही है तो दूसरा फॉलो, दोनों एक्शन गलत है तो चौथा फॉलो, दोनों सही है तो पांचवा, दोनों में से कोई एक एक्शन लगोगे तो आइदर और। तो मैं आपको ऑप्शन के साथ बता दूंगा, क्वेश्चन के साथ कैसे कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, कुछ है नहीं इस टॉपिक में ज्यादा। एसएससी में एक टॉपिक अभी तक नहीं पूछा गया है, बैंक में हर एग्जाम में पूछा जाता है, बैंक के क्लर्क में भी, पीओ में भी, उत्तर प्रदेश के हर एक एग्जाम में आता है, बैंक में आता है, रेलवे में आता है और आपके इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम जो है एलआईसी वगैरह उसमें भी आता है, ठीक है। तो एसएससी में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन चांसेस पूरे हैं पूछने के, इसलिए आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करोगे। एसएससी वाले बच्चे भी इसको सीखेंगे, पूछ सकता है, क्योंकि थिंकिंग बेस्ड आजकल ज्यादा पूछ रहा है। एसएससी भी एनालिटिकल रीजनिंग की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। चलो देखो भाई, उसने क्या बोला, 3 पर्सन वर कॉट विद ह्यूज आर्म्स एंड एम्यूनिशन इन द सिटी। शहर में भारी हथियारों और गोला बारूद के साथ 3 लोग पकड़े गए। 3 लोग भारी बारूद और गोलाबारी के साथ पकड़े गए, यानी कि वो तीनों आतंकवादी टेररिस्ट हैं। भारी आर्म्स, ह्यूज आर्म्स एंड एम्यूनिशन था उनके पास, कोई छोटे मोटे पिक पॉकेट नहीं है कि छोटी मोटी चोर नहीं है, आतंकवादी पकड़े गए हैं। पहला कोर्स ऑफ एक्शन, कार्रवाई क्या क्या होगी। पहला, द पुलिस शुड बी इंस्ट्रक्टेड फॉर द नाइट पेट्रोलिंग। रात को गश्त के लिए पुलिस को निर्देश दिया जाना चाहिए। नाइट पेट्रोलिंग शुरू हो जानी चाहिए पुलिस की। तो सही है कि गलत है? सही है। किस किस को सही लग रहा है? देखो, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और नाइट पेट्रोलिंग जब शुरू होती है ना, नाइट पेट्रोलिंग का मतलब नाइट में जब बाइक या पीसीआर लेकर के पुलिस घूमती है, वो तब शुरू होती है जब कोई लोकल इंसिडेंट हुआ हो।
कोई चोरी हुई हो किसी एरिया में, या झगड़ा हुआ हो किसी एरिया में, स्टूडेंट इकट्ठे हुए हों, यानी कि एक लोकल गली का कोई मुद्दा हो या लोकल एरिया का मुद्दा हो, तब नाइट पेट्रोलिंग शुरू होती है ना। नाइट पेट्रोलिंग इतने बड़े नेशनल सिक्योरिटी के लिए नाइट पेट्रोलिंग शुरू नहीं की जाती। आपने क्या इंस्ट्रक्शन दी कि पुलिस को नाइट पेट्रोलिंग बोल दिया, है ना। तो तीन, बिल्कुल आपकी माइंड ठीक है, सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। अगर एक्शन ये पूछा जाता कि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, सही होता। रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, सही होता। पब्लिक जहां ज्यादा इकट्ठी होती है वहां पर बस स्टैंड पर सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, वो सही होता। नेशनल सिक्योरिटी पुलिस के अंडर में नहीं आता, वो उसके लिए सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और भी बाकी फोर्सेस, नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की हुई हैं। तो ये आतंकवादी पकड़े गए हैं। पहला सही तब होता जब स्टेटमेंट ये दिया होता कि एक एरिया में ज्यादा चोरी होनी शुरू हो गई। किसी पर्टिकुलर एक एरिया का नाम लेता, फॉर एग्जांपल मुखर्जी नगर, कि मुखर्जी नगर में पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि बाइक्स बहुत ज्यादा चोरी हो रही हैं, या गाड़ियां चोरी हो रही हैं, या मोबाइल चोरी हो रहे हैं, तो नाइट पेट्रोलिंग शुरू हो जानी चाहिए। या फिर रात को झगड़े ज्यादा होने लगे, लोकल एरिया का कोई मुद्दा होता, तो नाइट पेट्रोलिंग वाला एक्शन सही होता। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, तो नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे में वो एक्शन सही है जिससे नेशनल सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़े। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाकी जितना भी पब्लिक जहां गैदरिंग ज्यादा होती है वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। ऐसा एक्शन होता तो बिल्कुल सही होता, अदरवाइज गलत है, तो पहला गलत है। हालांकि कई बच्चों का पहला सही भी था, तभी मैंने कहा था सोच करके जवाब देना है। बहुत ध्यान से सोचो, ढंग से। मैं आपकी सोच को जानता हूं, इसलिए ढंग से सोचो। दूसरा, द 3 persons should be set free and their movement should be carefully watched to nab the other criminal। तीनों व्यक्तियों को आजाद छोड़ देना चाहिए, अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी गतिविधियों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाना चाहिए। सही है गलत है? सही कौन कौन कह रहा है? ये कोई मूवी नहीं चल रही कि अक्षय कुमार ने एक आतंकवादी पकड़ा और उसने फ्री छोड़ दिया और उसके पीछे पीछे वो चले गए और बाकी आतंकवादी भी पकड़ लिए। ये मूवीज के अंदर अच्छा लगता है। कभी भी ऐसा एक्शन आज तक हुआ? देखो, कुछ चीजें आपको ऑलरेडी जो एक्शन हो चुके समाज के अंदर या डिपार्टमेंट के द्वारा, उनसे भी सीखना होगा। कभी आज तक अपने इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा हुआ कि आतंकवादी पकड़े गए, फिर उनको फ्री छोड़ा इसलिए ताकि बाकी आतंकवादी पकड़े जाएं। ऐसा कभी नहीं हुआ, ना ऐसा होता। आतंकवादी पकड़े गए तो उनको फ्री छोड़ दोगे तो बस गया, हो गया काम। तो दूसरा भी गलत है। देखो, ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेना जिससे आपकी जॉब के ऊपर बात आए। मान लो आप पुलिस कमिश्नर हो या पुलिस इंस्पेक्टर हो और आपने नाइट पेट्रोलिंग शुरू कर दी, पहला एक्शन, तो आपका सीनियर आपसे जवाब मांगेगा कि यार इस मुद्दे पे नाइट पेट्रोलिंग की क्या जरूरत है। ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, बट नाइट पेट्रोलिंग से इस मुद्दे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपने फ्री छोड़ दिया तो आपकी तो जॉब ही गई, आप भी सस्पेंड। पकड़े गए थे तो आपने छोड़ दिया तो दूसरा भी गया। ठीक है, चलो इसको पढ़ो एक बार। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन टॉपिक करवा रहा हूं भाई। ऑनलाइन में कुछ बैचेज में कल की टाइमिंग बदल जाएगी, कुछ दिन टाइमिंग बदल जाएगी। ठीक है, तो अपकमिंग में मैं आज ही क्रिएट कर दूंगा, देख लेना। और कुछ बैचेज का तो सिलेबस ही कंप्लीट है। चलो, क्या आंसर है?
देखो उसने कहा देर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय वाटर बोर्न डिजीज ड्यूरिंग द मानसून पीरियड। ठीक है, मानसून अवधि के दौरान पानी से उत्पन्न बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या काफी वृद्धि हुई। ठीक है, पानी से होने वाली बीमारियों में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई। पहला, द गवर्नमेंट शुड डिसेमिनेट एडिक्वेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्योर ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल। सरकार को लोगों को शुद्ध पेयजल के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्रसारित करनी चाहिए। हाँ, जब भी ऐसा कुछ होता है तो सरकार ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये तो एक वाटर लेवल डिजीज, वाटर से होने वाली बीमारियों के बारे में है। कोई भी बीमारी फैले, कोरोना फैले, तो हर जगह इंफॉर्मेशन देनी स्टार्ट कर दी थी। 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी, बड़े लेवल पे एडवर्टीजमेंट किया जाता है। ये नहीं, जब मानसून आते ही है, आपने देखा होगा हर सिटी के अंदर बड़े बड़े बैनर लग जाते हैं सरकार के कि 15 दिन में कूलर का पानी बदलें, पानी को इकट्ठा ना होने दें। केजरीवाल का दिल्ली में 10 हफ्ते कुछ ऐसा प्रोजेक्ट चला था। 10 हफ्ते तक 10 बजे, हाँ 10 हफ्ते 10 बजे सफाई अभियान चला था कि भाई हर 10 हफ्ते तक हर संडे को हम सफाई करेंगे, पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम डेंगू ज्यादा फैलता है मानसून के दौरान, डेंगू, मलेरिया, कोई भी बीमारी। तो ऑलरेडी ये एक्शन हो चुका होता है, और जो एक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है वो एक्शन सही होता है। तो पहले में यही कह रहा है कि सरकार को जो है इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि शुद्ध पेयजल पियो, क्योंकि पानी से होने वाले बीमार जो हैं, मरीज जो हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा बताओ, गलत है सही है? गलत कौन कौन कह रहा है? सही? गलत क्यों? अच्छा, गलत लग रहा है। उसने कहा ऑल द हॉस्पिटल इन द सिटी शुड बी इक्विप्ड प्रॉपरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग द मानसून पीरियड। मानसून के मौसम के दौरान मरीजों के इलाज के लिए शहर में सभी अस्पतालों को ठीक से सुरक्षित किया जाना चाहिए। भाई ऑब्वियसली बात है, जब बीमारी बढ़ रही है, ठीक है, बीमारी बढ़ रही है, पानी से होने वाली बीमारी, डेंगू, मलेरिया या जितनी भी बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं, तो हॉस्पिटल में तो सुधार होना ही चाहिए। ऑल द हॉस्पिटल इक्विप्ड प्रॉपरली, यानी कि उसके अंदर मशीनरी जो है, इक्विपमेंट्स जो हैं, वो सारे प्रॉपरली काम कर रहे हो, क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में सुधार होना जरूरी है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब मरीजों की संख्या बढ़ती है तब ज्यादा अलर्टनेस आ जाती है। जब मरीज, मान लो हॉस्पिटल सारे खाली पड़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना के केसेस बढ़े, तो सारे हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन का इंतजाम, बाकी इंतजाम, ठीक है, सारी चीजें है ना, पीपी किट, ये सब का इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी बन गई थी। लेकिन अब घट रहे हैं, अब कोरोना के केस बिल्कुल खत्म है, तो अब इतना ध्यान थोड़ी ना इन चीजों पे, ना टेस्टिंग पे ध्यान है, ना मास्क पे ध्यान है। क्यों? क्योंकि अब नहीं है। तो जब कोई मरीजों की संख्या किसी चीज की वजह से बढ़ रही है, उसी टाइम ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वरना तो नॉर्मल लाइफ चल ही रही है, वरना इतना ध्यान नहीं होता। तो दूसरा भी सही है। क्या? उसने कहा कि गांव में भी तो है हॉस्पिटल, और ये तो शहर में दे रखा है ना, तो क्या हो गया, वो इतना डेप्थ नहीं सोचेंगे कि सिटी के हॉस्पिटल ठीक क्यों होने चाहिए, गांव के क्यों नहीं होने चाहिए। ये भी एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर एरिया को लेके ही होता है, पूरे इंडिया को लेकर के नहीं होता। मानसून के दौरान बढ़ रहे हैं, बहुत डेप्थ सोचोगे तो सारे गलत हो जाएंगे। फिर आप सोचो, दिल्ली में मानसून के दौरान बीमारियां बढ़ रही हैं, तो क्या आप दिल्ली में के हॉस्पिटल ठीक नहीं करोगे? एक एग्जाम्पल है, करोगे ना? तो यही एक्शन है, इतना ही सोचना बस, ज्यादा डेप्थ भी नहीं सोचना और कम भी नहीं सोचना।
नेक्स्ट, एक एक वर्ड पे ध्यान नहीं देना है, करो। ठीक है सौरभ कुमार, बता दिया मैंने टीम को। आपके पास कॉल सबके पास जा रही है आज, कुछ के पास कल गई थी, कुछ के पास आज जा रही है। ध्यान से करना, ध्यान से। देखो, at least 15 people were killed and many other injured when a bus fell into a river near the bridge. एक पुल के पास एक बस के नदी में गिरने से कम 15 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। मतलब रिवर को क्रॉस कर रही थी बस और बस पुल से नीचे गिर गई। ठीक है, पहला क्या? हाँ, पहला, द प्रोटेक्शन वॉल्स ऑफ द ब्रिज शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग एनफ टू अवॉइड सच एक्सीडेंट। पुल की सुरक्षा दीवारों को ऐसी दुर्घटनाओं से बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है भाई, प्रोटेक्शन वॉल्स अगर स्ट्रॉन्ग होती तो नदी में बस नहीं गिरती। एक्सीडेंट तो होता बट नदी में बस नहीं गिरती, रोड की साइड गिरती और उसमें इतना बड़ा हादसा नहीं होता कि 15 लोग मारे गए और बाकी सारे घायल हो गए। नदी में गिरी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। तो प्रोटेक्शन वॉल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए जिससे कि नदी में बस ना गिरे, आगे से ऐसा ना हो। तो पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, द बस ड्राइवर शुड बी अरेस्टेड इमीडिएटली टू मेक नेसेसरी इंक्वायरी। आवश्यक जांच करने के लिए बस चालक को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। सही है कि गलत है? गलत कौन कौन कह रहा है? जो गलत कह रहे हैं वो अरेस्ट वर्ड को नेगेटिव वे में ले रहे हैं। पहले में अगर लिखा होता बस ड्राइवर शुड बी अरेस्टेड इमीडिएटली एंड पुट बिहाइंड द बार्स, बस ड्राइवर को पकड़ो और जेल में डाल दो, ये होता तो गलत था। उसने कहा बस ड्राइवर को पकड़ो टू मेक नेसेसरी इंक्वायरी। बस जब गिरी है तो पहली इंक्वायरी किससे की जाएगी? ड्राइवर से की जाएगी कि हुआ क्या, ड्राइवर की गलती है या किसी और की गलती है। हाँ, उसने कहा कि अगर 15 लोगों में ड्राइवर भी मर गया तो खुद से ड्राइवर को नहीं मारना है। वो लिखता 15 पीपल इंक्लूडिंग ड्राइवर, लिखता तो मानते कि ड्राइवर समेत 15 लोग मारे गए। जब तक नहीं लिखा तो आप ड्राइवर को जिंदा ही रखो। हाँ, घायल हैं तो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में इंक्वायरी होगी। आप एक सेकंड, आप प्रैक्टिकली ये सोचो कि जब ऐसा इंसिडेंट होता है, बस गिर गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी ऐसा हादसा हो गया, सबसे पहले पुलिस किससे इंक्वायरी करेगी? आप पुलिस इंस्पेक्टर हो उस एरिया के, आप किससे इंक्वायरी करोगे? हॉस्पिटल में जाके इंक्वायरी करोगे। इवन आपने कुछ मूवीज और कुछ सीरियल्स के अंदर और वैसे भी प्रैक्टिकली देखा होगा कि मरते वक्त भी बस पुलिस का एक ध्यान रहता है कि एक लास्ट स्टेटमेंट दे जाए, बाद में बेशक मर जाए, एक स्टेटमेंट दे जाए हुआ क्या था। दूसरी चीज, आपने एक रेल हादसा सुना होगा, कुछ महीनों या कुछ साल पहले हुआ था। और वो रेल हादसा हुआ कैसे था कि एक ट्रक ड्राइवर रेल की पटरी पे उसका ट्रक पलट गया और रेलवे में ही काम कर रहा था वो, ट्रक पलट गया तो वो भाग गया वहां से, बिना बताए ट्रक छोड़ करके वहीं भाग गया और ट्रेन आई और ट्रेन उससे टकराई और ट्रेन का हादसा हो गया। ये कब पता चला? बाद में इंक्वायरी बैठी तब पता चला कि ट्रक ड्राइवर की गलती थी। ठीक है, ट्रेन का इतना बड़ा हादसा हुआ और एक ट्रक ड्राइवर की वजह से, ठीक है, वो भाग गया वहीं से। जैसे ही ऐसा इंसिडेंट होता है, गलती चाहे किसी की हो, बस ड्राइवर सबसे पहले भागने की ही सोचता है कि भाई अब बात तो तेरे ऊपर आएगी, तो सबसे पहले उसी को पकड़ा जाता है कि भाई नेसेसरी इंक्वायरी किससे की जाएगी? उसी से की जाएगी, इंक्वायरी तो उसी पे बैठेगी।
तो दूसरा भी सही है। अब अगर आप फालतू की चीजें सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। बस ड्राइवर मर गया हो, बस ड्राइवर भाग गया हो, क्या पता ना जिंदा ही ना वो जो बोल ही ना पाए, ऐसे अगर डेप्थ सोचोगे तो कुछ भी हो सकता है फिर तो, है ना। फिर तो पहला भी सोच लेते, क्या पता स्ट्रॉन्ग बना दे और वो भी टूट जाए तो, है ना। चलो, कुछ भी सोच रहे हो। ध्यान से सोचना, ध्यान से। एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि एक आइडिया देना है मैंने आपको कि सोचना कैसे है। ऐसे तो चाहे कितने ही एग्जांपल कराते रहो, पर मैं आपको 6-7 एग्जांपल करा के आइडिया दे दूंगा, ऐसे ऐसे सोचना है। बताओ। हाँ, देखो, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक अवेलेबल फूड ग्रेन्स एंड क्लोथ्स टू फ्लड अफेक्टेड पीपल। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए अनाज और कपड़े उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। एक एरिया में बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि फूड ग्रेन्स और क्लॉथ्स प्रोवाइड किए जाएंगे, खाद्य वस्तुएं और कपड़े, अनाज और कपड़े प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। पहला, द अफेक्टेड पीपल शुड बी आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट मशीनरी एंड रिलीफ शुड बी प्रोवाइडेड टू देम। प्रभावित लोगों को सरकारी मशीनरी द्वारा पहचाना जाना चाहिए और उन्हें राहत दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। अफेक्टेड पीपल तो पहले पहचाने जाने चाहिए ताकि घोटाला ना हो। पता चले कि अफेक्टेड पीपल 500 थे और बट रहे हैं 5000 लोगों में, ताकि घोटाला ना हो। तो अफेक्टेड पीपल पहचाने जाने चाहिए और उनको वो खाद्य वस्तुएं और कपड़े प्रोवाइड करने चाहिए। तो गवर्नमेंट मशीनरी के द्वारा पहचाने जाने चाहिए, पहला सही है। अब अफेक्टेड पीपल पहचानने का मतलब ये नहीं होता कि ये अफेक्टेड हुआ इसको दे दो, ये नहीं हुआ इसको मत दो। बाढ़ आई है पूरे एरिया में तो पूरा एरिया ही पहचाना जाता है कि उस एरिया में जो जो रह रहा है। बट ऐसा नहीं कि बाढ़ लक्ष्मी नगर में आए, खाद्य वस्तुएं मुखर्जी नगर में बढ़ रहे हैं। अफेक्टेड पीपल पहचानने का मतलब है वो एरिया पहचानना और उस एरिया से जुड़े हुए लोगों को पहचानना। तो पहला सही है, तो ताकि घोटाला ना हो इसलिए पहला सही है। दूसरा, द गवर्नमेंट मशीनरी शुड कलेक्ट सफिशिएंट फूड ग्रेन्स, सफिशिएंट फूड ग्रेन्स एंड द क्लोथ्स टू हेल्प द अफेक्टेड पीपल। सरकारी मशीनरी को प्रभावित लोगों के मदद के लिए पर्याप्त अनाज और कपड़े एकत्र करने चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सबको ना मिले। तो सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करना चाहिए ताकि हर किसी को मिल सके। ऐसा नहीं कि 500 लोग अफेक्ट हुए और 50-60 जो नेताओं के नजदीक के उनको मिल गया, है ना। सबको मिलना चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है तो सबका हक है। तो पर्याप्त मात्रा में फूड ग्रेन्स और क्लॉथ्स कलेक्ट करके उनको प्रोवाइड करना चाहिए। बिल्कुल सही है। दूसरा एक्शन भी सही है, दोनों एक्शन सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो, द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज प्रिडिक्टेड गुड मानसून दिस ईयर फॉर द 10th
consecutive year and this will result in good crop yield। मौसम विभाग ने इस वर्ष 10 वर्ष के लिए नहीं 10 वर्षों से मानसून की भविष्यवाणी की है और इसका परिणाम स्वरूप अच्छी फसल पैदावार होगी। मौसम विभाग ने ये 10 वर्षों के लिए नहीं 10 वर्षों से लगातार, ठीक है। तो हाँ ठीक है 10वें वर्ष, ठीक है अब ठीक है 10वें वर्ष के लिए, यानी कि पिछले 10 वर्षों से लगातार मानसून अच्छी हो रही है। तो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है कि मौसम विभाग ने आपको बताया है, मतलब जनता को बताया है कि अब की बार अच्छी बारिश होगी, जिसकी वजह से अच्छी बारिश होगी, जिसकी वजह से फसल अच्छी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से फसल अच्छी होगी। पहला, द गवर्नमेंट शुड ऑफलोड द स्टोर बिफोर हार्वेस्टिंग। सरकार को कटाई से पहले गोदामों को खाली करना चाहिए। जब फसल अच्छी होगी तो स्टोर कहां करेगी सरकार? सरकार स्टोर कहां करेगी? स्टोर, हाँ एक पहली चीज ये भविष्यवाणी है, क्या पता ना हुई हो। पहली चीज तो मौसम विभाग ने बोला है और पिछले 10 सालों से बोलता आ रहा है और 10वें साल बोला है। तो मौसम विभाग की प्रिडिक्शन जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, बट इट डजंट मीन कि सूखा पड़ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि अच्छी बारिश होगी तो किसी एरिया में थोड़ी कम हो जाए, बट होगी। किसी गांव के किसी बुजुर्ग इंसान ने ऐसे ही नहीं बोला आज तो बारिश होने वाली है और उस दिन नहीं हुई। मौसम विभाग ने पूरे उस मानसून के वक्त बोला है। किसी एक दिन की प्रेडिक्शन कई बार गलत हो जाती है मौसम विभाग की, वो भी बहुत रेयर चांस होते हैं। और वो भी अगर मान लो मौसम विभाग ये बोलता है कि 15 तारीख को बारिश का अनुमान है, तो ऐसा नहीं कि उस दिन बिल्कुल बादल ही ना दिखाई दे, थोड़ी बहुत कम हो जाती है बट आती जरूर है। तो मौसम विभाग ने बोला है तो ये सत्य मानना पड़ेगा कि बारिश तो होगी, फसल अच्छी होगी, यानी कि फसल तो अच्छी होगी। और फसल अच्छी होगी तो सरकार क्या डिसीजन लेगी? पहले जो स्टोर है उस अनाज को निकालेगी ताकि नया अनाज आने वाला है वो स्टोर करने के लिए। अब दूसरी चीज, इसमें सरकार को कटाई से पहले गोदामों को खाली करना चाहिए। खाली करने का मतलब ये नहीं होता कि पहले से जो स्टोर भरे हुए हैं उनको खाली कर दो और फेंक दो। उनको खाली करने का मतलब इसका यूटिलाइज करना, जिस एरिया में अनाज की ज्यादा जरूरत है वहां भेजना या फिर गरीबों में बांटना, ठीक है, यहां जरूरतमंद लोगों को देना। तो वो यूटिलाइज करती है सरकार। ऐसे नहीं कि नई फसल आएगी पिछले फसल को फेंक दो, खाली करना पड़ेगा। क्यों? अगर खाली नहीं किया और आप एफसीआई ऑफिसर हो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आप ऑफिसर हो, और आपने ये डिसीजन लिया नहीं कि खाली नहीं हुआ और नया अनाज आ गया, तो आप उसको स्टोर कहां से करोगे? इमीडिएटली स्टोर भी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए पहला एक्शन बिल्कुल सही है। इसलिए आप जिसने पहला गलत किया वो एफसीआई ऑफिसर नहीं बन सकता, ठीक है। दूसरा, द कांस्टेबल द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड केमिकल फर्टिलाइजर टू द फार्मर इमीडिएटली। अरे केमिकल फर्टिलाइजर की क्या जरूरत है जो ऑलरेडी फसल अच्छी हो रही है? तो केमिकल फर्टिलाइजर की कब जरूरत पड़ती है? जब कोई कीट पतंग या किसी बीमारी की वजह से फसल बर्बाद हो रही हो। और उस कीटनाशक दवाइयां या केमिकल फर्टिलाइजरों की जरूरत कब पड़ती है? रासायनिक उर्वरक की तब जरूरत पड़ती है जब फसल अच्छी नहीं हो रही हो। जब ऑलरेडी अच्छी हो रही है तो केमिकल फर्टिलाइजर डालने की क्या जरूरत है? तो दूसरा गलत, ठीक। आप सब लोग किसान से बिलोंग करते हो तो आपको तो होना चाहिए ये नॉलेज, ठीक है। तो दूसरा गलत है भाई, कईयों ने दोनों सही बोला है, दूसरा गलत है। केमिकल फर्टिलाइजर की तब जरूरत पड़ती जब स्टेटमेंट, ऑनलाइन में कईयों ने क्या, सब नहीं, दोनों सही बोला है। देखो, केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत तब पड़ती जब स्टेटमेंट ये होती कि किसी पर्टिकुलर बीमारी की वजह से या कीट पतंगों की वजह से फसल बर्बाद हो रही है, इसलिए, या फसल कम हो रही है, उसकी उपजाऊ बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती। तब ठीक होता जब फसल कम हो रही होती, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ध्यान से सोचो भाई।
द खरीफ crop have been affected by the insects for 3 consecutive years in the district, and the farmer harvested less than 50% of the produce during these year. जिले में खरीफ फसलों को लगातार 3 वर्षों से कीड़ों ने प्रभावित किया है, लगातार 3 वर्षों से कीड़ों ने प्रभावित किया है, जिससे किसानों ने इन वर्षों के दौरान 50% से भी कम उत्पादन की कटाई की है। यानी कि किसानों को भारी नुकसान हुआ है। 50% से भी कम, यानी कि उसकी लागत भी पूरी नहीं हुई है, जितना उसने लगाया उतना भी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, पहला, द फार्मर शुड सीक मेजर टू कंट्रोल द अटैक ऑफ इंसेक्ट प्रोटेक्ट देयर क्रॉप नेक्स्ट ईयर। किसानों को अगले वर्ष अपनी फसलों की रक्षा के लिए कीड़ों के हमले को नियंत्रित करने के लिए उपाय करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 3 सालों से लगातार कीट पतंग फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो अगले साल उसका इलाज क्या है, उसकी रोकथाम क्या है, इसका ढूंढना होगा। किसानों को कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। तो पहला बिल्कुल सही है, किसान ये एक्शन लेंगे और आपको भी ये एक्शन लेना है। चलो, द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द सपोर्ट प्राइस ऑफ द खरीफ क्रॉप्स कंसिडरेबली टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर। किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सरकार को खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, खरीफ फसलों की बर्बादी हुई है, तो खरीफ फसलों की बर्बादी हुई है तो किसानों का आर्थिक मदद मिल सके, इसलिए खरीफ फसलों का जो रेट है वो बढ़ा दें, जिससे कि पूरा कंपेंसेशन तो ना हो पाए लेकिन कुछ हद तक किसानों की मदद हो पाए। इसलिए ये भी सही है, अदरवाइज किसानों के सुसाइड बढ़ेंगे और किसान बर्बाद होंगे। इसलिए दूसरा भी सही है, तो दोनों एक्शन सही है। ठीक है, चलो रुक जाओ, रुक गया। ये एसएससी में अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आगे आएगा, आने के पूरे चांसेस हैं। एनालिटिकल रीजनिंग क्लियर? करो। ये इंग्लिश में रिसाइडिंग आएगा, वहां पर रहने वाले। ठीक है, इन दोज एरिया वर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू अदर एरिया, अदर एरिया आएगा। देखो, there was a waterlogging in the major part of the city due to heavy rain during past few days, and the people residing in those area were forced to shift to other area. पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के चलते शहर में प्रमुख हिस्सों में जल भराव हो गया था और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित होना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि बाढ़ आ गई, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी बढ़ने से लोग एक एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में नहीं जाते। यानी कि बहुत ज्यादा पानी भरा, जिसकी वजह से रहने में दिक्कत हुई, जिसकी वजह से एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट किए गए लोग। ठीक है, बाढ़ आ गई। पहला, द गवर्नमेंट शुड अरेंज द फूड एंड शेल्टर फॉर द डिस्प्लेस्ड पीपल। सरकार को विस्थापित लोगों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ आई, जिसकी वजह से वो दूसरी जगह जाना पड़ा, और दूसरी जगह जाना पड़ा तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके खाने की और रहने की व्यवस्था की जाए। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेस्ड पीपल के लिए, विस्थापित लोगों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा, पहला किसी का गलत हुआ? अगर कोई डिस्कस करना चाहता है ऑनलाइन में या ऑफलाइन में तो जरूर बताएं, क्योंकि आपके जब तक पॉइंट नहीं मेरे तक पहुंचेंगे तब तक आपकी सोच नहीं बदल पाएगी कि सर मैं ये सोच रहा था। कुछ भी सोच रहे हो बताएं, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी सोच रहे हो तो। ठीक है, वैसे तो क्या पता क्या सोच रहे हो। The government machinery should be put on high alert to cope with the situation. स्थिति से निपटने के लिए सरकारी मशीनरियों को उच्च अलर्ट पर रखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही है।
जब बाढ़ आ गई तो गवर्नमेंट मशीनरी हाई अलर्ट पे आ जाएंगे। गवर्नमेंट मशीनरी वर्ड जो यूज होता है ना, वो मशीन से नहीं होता, सिस्टम से होता है। आईएएस से लेकर के नीचे कांस्टेबल तक, जिसमें सरकार के सारे अधिकारी आते हैं। हाँ, सरकार के सारे एम्प्लॉइज जो हैं वो आते हैं गवर्नमेंट मशीनरी के अंडर में। आईएएस भी, आईपीएस भी, मतलब उस एरिया के सारे कर्मचारी और सारे अधिकारी। ठीक है, तो गवर्नमेंट मशीनरी शुड बी पुट ऑन हाई अलर्ट। ऑब्वियसली बाढ़ आई है तो सरकारी कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रखा ही जाएगा, वही सिचुएशन के से हैंडल कर पाएंगे। तो यानी कि पहला भी सही, दूसरा भी सही है। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ जी, मोंटी यादव लाइव है भाई। ध्यान से करना, ध्यान से। पहला सही किस किस का है? देखो, कभी भी लोगों को जब शिफ्ट किया जाता है ना, तो कभी भी हमेशा याद रखना कि कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम के लिए शिफ्ट किया जाता है। जैसे बाढ़ आ गई तो कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए दूसरी जगह भेज दिया। इसका मतलब यह कि उनकी प्रॉपर्टी बदल दी। दंगे हो गए, कुछ महीनों या कुछ साल के लिए भेज दिया, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। कोई भी प्राकृतिक आपदा हो गई, ठीक है। इस सिचुएशन को समझो। इसमें क्या बोला? इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट द लार्ज नंबर ऑफ ओल्ड एज पीपल लिव नियर द एयरपोर्ट एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम हियरिंग प्रॉब्लम। यह बताया गया है कि बड़ी संख्या में वृद्ध लोग हवाई अड्डे के पास रहते हैं और वह सुनने की समस्या से पीड़ित हैं। हवाई अड्डे के नजदीक का जो एरिया है वहां पर वृद्ध लोग जो है सुनने की समस्या से पीड़ित हैं, मतलब बहरे होते जा रहे हैं। तो पहला, जो लोग हवाई अड्डे के पास रह रहे हैं उन्हें तुरंत अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत है। क्यों? उसका कारण यह है कि हवाई अड्डा कोई एक टेम्परेरी नहीं है कि कुछ महीने या कुछ साल के लिए हो, तो परमानेंट है, पिछले कई सालों से और अगले कई सालों तक रहेगा। कई सालों क्या, ये जन्म बीत जाएगा, अगला जन्म भी आ जाएगा, तभी वो वहीं रहेगा, है ना। अगर कोई बड़ा इंसिडेंट ना हुआ तो तब तक तो वो वहीं रहेगा, हवाई अड्डा वहीं रहेगा। तो स्थानांतरित करने का मतलब है कि आपका एरिया से कहीं और दूसरे एरिया में भेज देना। और आप खुद ही अपने एरिया को छोड़ के क्यों जाओगे? आप जिस एरिया में रह रहे हो उस एरिया में आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल पालम में एयरपोर्ट है, उसकी आवाज तो नजरगढ़ में भी आती है, द्वारका में भी आती है। किसी भी एयरपोर्ट के नजदीक अगले 10-15 किलोमीटर तक जमीन के रेट कई गुना बढ़ जाते हैं जब एयरपोर्ट आता है। तो आप इतनी महंगी बड़ी प्रॉपर्टी को छोड़ के, और वैसे भी प्रॉपर्टी महंगी हो चाहे छोटी हो चाहे कुछ भी हो, आप अपने एरिया को छोड़ के किसी एरिया में क्यों शिफ्ट हो गए? और ना आपको शिफ्ट किया जाएगा। तो पहला तो डिसीजन बिल्कुल गलत है कि पालम में एयरपोर्ट खुल गया जिसकी वजह से नजफगढ़, द्वारका और ये सब एरिया खाली करवा दो क्योंकि आवाज आती है ना। तो पहला गलत है, ठीक है। चलो, तो पहला तो गलत है, आपका एरिया परमानेंट प्रॉब्लम के लिए छोड़ा नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद उसने कहा द एयरपोर्ट अथॉरिटी शुड ट्रेन द ओल्ड एज पीपल लिविंग नियर द एयरपोर्ट टू कोप विद द सिचुएशन। एयरपोर्ट अथॉरिटी को ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए हवाई अड्डे के पास रहने वाले वृद्ध लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। पहली चीज तो नॉइस पोल्यूशन से निपटने के लिए कोई ट्रेनिंग होती ही नहीं, है ना। कान थोड़ी ना बंद करेंगे, क्या ट्रेनिंग होगी? कोई ट्रेनिंग ही नहीं होगी। दूसरी, अगर कोई ट्रेनिंग है भी तो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी क्यों दे? क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तो एयरपोर्ट खोलने से पहले सरकार के सारे साइन ले लिए, और सरकार की जो कंडीशन होती है कि एयरपोर्ट का इतना एरिया खाली रहना चाहिए, इतने किलोमीटर तक कुछ नहीं बनना चाहिए, वो जो कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल पहले ही हो चुकी। एयरपोर्ट ऐसा नहीं कि मन किया कहीं भी खोल दिया। एयरपोर्ट के लिए
बहुत सिक्योरिटी और बहुत सिचुएशन देखी जाती है, एरिया खाली भी छोड़ा जाता है, एयरपोर्ट से दूर तक कई किलोमीटर तक 5-6 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं होता है ना, खाली रहता है एरिया। तो वो जो कंडीशन थी वो कंडीशन फुलफिल पहले ही होने के बाद ही तो एयरपोर्ट बना होगा, है ना। तो यानी कि एयरपोर्ट जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो पहले ही बन चुका, साइन हो चुके, जो कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलना था वो मिल चुका, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, यानी कि सेकंड गलत। अगर एक्शन ऐसा पूछा जाता कि एयरपोर्ट के नजदीक और ज्यादा कंस्ट्रक्शन रोक देनी चाहिए, तो सही है कि ऑलरेडी जो बन चुके मकान उनको तो तोड़वा नहीं सकते, ऑलरेडी जो मकान बन चुके उनको नहीं तोड़ सकते, लेकिन नए मकान नहीं बनने चाहिए। जो रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, जिस एरिया पे रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है उसमें और नहीं बनने चाहिए। तो ये एक्शन बिल्कुल सही था कि जितने लोग परेशान हो तो हैं ही, और ना परेशान हो, तो ऐसा एक्शन होता तो सही होता। ठीक है, डन। नेक्स्ट, बैक। करो। क्या? अच्छा, many students who passed SSC could not get admission in the junior college due to lean number of seats in the college. कम, लीन कम, हाँ कम संख्या। मुझे पता आप क्या जवाब दोगे, मुझे पता आप कितना सोच सकते हो। आप, मुझे पता, कॉलेज में इमीडिएटली सीट बढ़ा दोगे। देखो, मैनी स्टूडेंट हु पास्ड एसएससी कुड नॉट, ये आप वाला एसएससी नहीं है, ठीक है। हु पास्ड एसएससी कुड नॉट गेट एडमिशन इन द जूनियर कॉलेज ड्यू टू लीन नंबर ऑफ सीट्स इन द कॉलेज। उत्तीर्ण करने वाले कई विद्यार्थियों को कॉलेज में कम संख्या में सीटों के कारण जूनियर कॉलेज में प्रवेश नहीं हो पाए। सीट कम थी, पास ज्यादा कर गए, जिसकी वजह से सबको एडमिशन नहीं मिल पाया। ठीक है, पहला, द गवर्नमेंट शुड अरेंज एडिशनल सीट इन द कॉलेज फॉर द स्टूडेंट इमीडिएटली। सरकार को तुरंत विद्यार्थियों के लिए कॉलेजों में अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की जानी चाहिए। कॉलेज में कभी भी सीट इमीडिएटली इंक्रीज नहीं होती। सीट बढ़ाने का मतलब ये नहीं है, जैसे ये मेरा हॉल है और इस पे मैं बैठने की कैपेसिटी है 350 बच्चों की, और मान लो मेरा डेमो आया और 400 बच्चे आ गए, तो वो स्टूल रखे हैं वहां पे और वो यहां लगा दिए। ऐसे नहीं होता कॉलेज में। कॉलेज में सीट बढ़ाने का मतलब है कंप्लीट उनके लिए क्लासरूम, उनके लिए बेंच, उनके लिए टीचर्स, सब कुछ बढ़ाना, और जो इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है। सीट बढ़ाने, एक क्लासरूम में अगर कॉलेज में 50 बच्चों को बैठने की कैपेसिटी है तो 50 ही बैठते हैं। ऐसा नहीं कि 51वां आ जाएगा और वो कहीं भी स्टूल लेके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिक्स नंबर ऑफ सीट होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिक्स टीचर्स होते हैं, और फिर बढ़ती है तो पूरी क्लास बढ़ती है। अब मान लो एक क्लास में 50 सीट हैं, जैसे आईएम है, आईएम में 60 स्टूडेंट का ये एडमिशन होता है, तो एक बैच में 60 स्टूडेंट होते हैं, तो 61 नहीं होंगे, फिर अगले साल अगर बढ़ेंगे तो सीधा एक पूरा बैच बढ़ेगा 60 स्टूडेंट का, फिर वो 120 हो जाएंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर टीचर्स भी बढ़ेंगे। तो यानी कि इमीडिएटली बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता। हां, अगर लिखा होता कि नेक्स्ट ईयर बढ़ाने की प्लानिंग करनी चाहिए तो सही होता कि अगले सेशन से बढ़ा देंगे, और यही डिसीजन होता है कि अगले सेशन में देखेंगे, इस सेशन में कुछ नहीं हो सकता, जितनी सीट है उतने ही एडमिशन होंगे। तो पहला गलत। दूसरा, द स्टूडेंट हु डिड नॉट गेट एडमिशन इन द जूनियर कॉलेज शुड बी एडवाइज्ड टू गेट एडमिशन इन द प्रोफेशनल कॉलेज। जिन विद्यार्थियों को जूनियर कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिला, उन्हें पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की सलाह दी जानी चाहिए। एडवाइज्ड, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सलाह दी जानी चाहिए। इस वर्ड की वजह से ही सही हुआ कि जिनका एडमिशन नहीं हुआ उनका दूसरे
कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एडवाइस दे दो। अगर ये लिखा होता कि जिनका एडमिशन नहीं हुआ उनका उस कोर्स के बजाय दूसरे कोर्स में एडमिशन कर दो, गलत होता। क्योंकि जबरदस्ती थोड़ी ना, आप बीएससी करना चाहते हो, बोला बीएससी में सीट नहीं है, बीकॉम कर लो, एडमिशन भी हो गया, आपको भी पता नहीं चला बीकॉम में बैठे हो, है ना। आपको एडवाइस दी जा सकती है कि दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या इवनिंग कोर्सेज हैं, इवनिंग कॉलेज भी लगते हैं, दूसरे जो एडवाइस दे सकते हैं वो आपका डिसीजन है कि आप करना चाहो तो कर लो, ना करना चाहो तो मत करो। तो एडवाइस दे सकता कॉलेज, और एडवाइस देता भी है कि एडमिशन नहीं हुआ तो इन प्रोफेशनल कोर्सेज में ले लो। आप भी सोचते हो अगर कॉलेज नहीं बदलना चाहते या तो आप कॉलेज बदलते हो, कॉलेज नहीं बदलना चाहते तो आप कोर्स बदलते हो, तो यानी कि दूसरा सही है। चलो सेकंड सही है, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन में सबका जवाब सही है, अच्छे स्टूडेंट बैठे हैं। नेक्स्ट, पहले में वो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, ऑफ इंपोर्टेड फ्रूट्स हैज इंक्रीज इन द, बताओ। देखो उसने कहा द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंपोर्टेड फ्रूट्स हैज इंक्रीज इन द इंडिगस मार्केट एंड सो द डिमांड ऑफ द इंडिगस फ्रूट्स हैज डिक्रीज्ड। स्वदेशी बाजारों में आयातित फलों की उपलब्धता में वृद्धि हुई जिससे कि स्वदेशी फलों की मांग में कमी आई। आयातित फल का मतलब है दूसरे देशों से आए हुए फल, आयात किए गए हैं। इंपोर्टेड फ्रूट्स, दूसरे देशों से फल आ गए जिसकी वजह से अपने देश के जो फल हैं उनकी डिमांड कम हो गई, ठीक है। तो लोग क्या है, विदेशी फलों को ज्यादा खरीदने लग गए। तो पहला, टू हेल्प द इंडिजिनस प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स द गवर्नमेंट शुड इंपोज हाई इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड फ्रूट्स इवन इफ दीज आर ऑफ गुड क्वालिटी। फलों के स्वदेशी उत्पादकों की मदद के लिए सरकार को आयातित फलों पर उच्च आयात शुल्क लगाना चाहिए, भले ही ये अच्छी गुणवत्ता के हों। मतलब क्वालिटी भी अच्छी हो, सस्ते मिल रहे होंगे तभी तो लोग खरीद रहे होंगे, सस्ते भी मिल रहे हो और उसमें आप इंपोर्टेड ड्यूटी बढ़ा करके आप उनको महंगा कर दो, सरकार ये महंगा कर दे उनको ताकि लोग स्वदेशी फल खरीदें। इससे फायदा किसका होगा? सिर्फ स्वदेशी फलों को उगाने वाले, कुछ उगाने वाले और बेचने वालों का। लेकिन पूरी जनता की सोचनी पड़ती है सरकार को, और पूरी जनता के अकॉर्डिंग भाई जब फल अच्छे हैं, लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाएं। दूसरी चीज, कुछ फॉरेन पॉलिसीज की वजह से ऐसे नहीं कि अपने मन से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सके। कई बार आपने देखा होगा सरकार ने चाइनीज जो चीजें हैं उनका विरोध किया है, नेताओं ने भी विरोध किया है, प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि स्वदेशी खरीदो, स्वदेशी खरीदो, विदेशी मत खरीदो। तो आपके और मेरे मन में कई बार आता था, मेरे मन में जब मैं स्टूडेंट था तब तो हर बार आता था कि यार ये सरकार सीधा चाइना से आने वाली जो चीजें हैं उन पे इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा दे कि वो महंगे हो जाएं, वो महंगे हो जाएं तो लोग अपने आप ना खरीदेंगे, या फिर सरकार बैन क्यों ना कर दे चाइनीज माल को। ये आपके मन में भी आता होगा, सरकारी डिसीजन ले ले, हमें क्यों बोल रही है। नहीं कर सकती सरकार बैन, फॉरेन पॉलिसीज के कुछ चलते ना तो इंपोर्ट ड्यूटी एक्सेस कर सकती बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत चेंज कर सकती, और ना किसी विदेश से अपने संबंध खराब कर सकती।
कि हम उस देश पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें, जिसकी वजह से सरकार उतना ही रखती है जितनी ड्यूटी बना रखी है, इसलिए सरकार नहीं बढ़ाएगी। और सरकार इस डिसीजन में तो सरकार क्यों बढ़ाएगी, यहां तो लोगों का फायदा भी हो रहा है, लोग खरीद भी रहे हैं। इवन दीज आर गुड क्वालिटी, ये भी लिख रखा है कि ये अच्छे, भले ही ये अच्छी गुणवत्ता वाले हों तब भी महंगे कर दो, कोई तुक नहीं बनता इस चीज का। तो पहला गलत, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्रूट वेंडर्स should stop selling imported fruits so that the demand of the indigenous fruits would increase. फल विक्रेताओं को आयातित फल बेचना बंद कर देना चाहिए। बदल गया क्या? एक सेकेंड, हाँ यही चल रहा है, ये चल, यहां स्टॉप हो गया था ना। हाँ, तो the fruits vendors should stop selling imported fruits so that the demand for the indigenous fruits would increase. फल विक्रेताओं को आयातित फल बेचना बंद कर देना चाहिए ताकि स्वदेशी फलों की मांग बढ़ जाए। बेचने वाले क्यों बंद करेंगे भाई, उनके तो बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, उनको तो बेचने से मतलब है, चाहे स्वदेशी खरीदो आप चाहे विदेशी खरीदो, उनको फायदा हो रहा है तो वो बंद क्यों करेंगे। यानी कि दूसरा भी गलत। सिर्फ अगर स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देना है तो खरीदने वालों को ही बोला जाता है। जैसे आपको बोला जाता है चाइनीज मोबाइल मत खरीदो, चाइनीज चीजें मत खरीदो, वो आप कर सकते हो, बेचने वाला ना रोकेगा ना सरकार रोकेगी, वो आपकी जिम्मेदारी, आप खरीदो ना खरीदो, ठीक है। चलो, बोथ रॉन्ग, दूसरा भी गलत है। कुछ आइदर और के एग्जांपल और दे देता हूं कि कैसे आइदर और सेलेक्ट किया जाता है। अभी तक आपने देखा, देखो ऑप्शन शुरू में थे, ऑप्शन शुरू में थे, अगर पहला सही हो रहा था तो पहला ठीक है, दूसरा सही हो रहा था दूसरा ठीक है, दोनों गलत हो रहे थे चौथा ठीक है, दोनों सही हो रहे थे पांचवा ठीक है। तीसरा आइदर और का एक्शन कब लिया जाता है कि या तो पहला या दूसरा। वो एग्जांपल है भी, इसमें नहीं है, वैसे लिखवा देता हूं, लिख लो। आइदर और का एक एग्जांपल देके दिखा देता हूं। लिखो, जल्दी लिखो। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, the government has decided to withdraw, हिंदी में बोलूंगा, to withdraw all the financial assistance to the institute and urged them to become self-sufficient, and urged them to become self-sufficient. सरकार ने संस्थानों को आर्थिक मदद देने से मना कर दिया। सरकार ने संस्थानों को आर्थिक मदद देने से मना कर दिया, आर्थिक मदद देने से मना कर दिया और उनसे कहा कि वह आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने। एक्शन फर्स्ट लिखो, पहला एक्शन, these institutes should increase the number of seats to meet the shortfall
दीज इंस्टीट्यूट शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट टू मीट द शॉर्टफॉल। इन संस्थानों को सीट्स बढ़ा देनी चाहिए जिससे आर्थिक कमी पूरी की जा सके। इन संस्थानों को सीट्स बढ़ा देनी चाहिए जिससे आर्थिक कमी पूरी की जा सके, आर्थिक कमी पूरी की जा सके। दूसरा, these institutes should rationalize the fee structure. These institutes should rationalize the fee structure to meet the shortfall. These institutes should rationalize the fee structure to meet the shortfall. Should rationalize the fee structure. Rationalize the fee structure to meet shortfall. आर्थिक तंगी से निपटने के लिए, आर्थिक तंगी से निपटने के लिए संस्थानों को फीस में परिवर्तन करना चाहिए, फीस में परिवर्तन करना चाहिए। फीस में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है रिंकू कुमार, ठीक है, बताओ। अब देखो, गवर्नमेंट ने तो डिसीजन ले लिया कि भाई अब जो गवर्नमेंट सरकारी संस्थाएं हैं उनको मदद जो है सरकार नहीं देगी। ठीक है, गवर्नमेंट ने तो निर्णय ले लिया कि नहीं देगी। अब संस्था को सरकार से पैसा नहीं मिलेगा, सरकार से पैसा नहीं मिलेगा तो संस्था चलाने के लिए, सरकारी जो संस्थाएं हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको चलाने के लिए संस्था क्या करेगी? या तो सीट बढ़ाएगी, या तो सीट बढ़ाए ताकि फीस ज्यादा आए, है ना, या तो सीट बढ़ाए जिससे कि फीस ज्यादा आए, या फिर फीस बढ़ाएगी। भाई एक काम तो करना पड़ेगा, खर्चा तो चल नहीं रहा, नहीं चल रहा, तो या तो नेक्स्ट ईयर वो सीट बढ़ा दे जिससे कि फीस, उतने फीस में ज्यादा बच्चे हो जाएं, जिससे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। इतनी भी सीट नहीं बढ़ाएगी वो कि वो प्राइवेट कॉलेज की तरह बन गया। और या फिर फीस रैशनलाइज करेगी। फीस भी लिखा हुआ है कि आर्थिक तंगी से निपटने के लिए फीस स्ट्रक्चर बदला जाए टू मीट द शॉर्टफॉल। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी संस्थाएं प्राइवेट जैसे हो जाएंगे और मन मर्जी की फीस रखेंगी, और मन मर्जी की फीस रखेंगी फिर तो वो बिजनेस ही हो गया, फिर वो सरकारी कहां रहा। यानी कि लेकिन आर्थिक तंगी से निपटने के लिए, क्योंकि सरकार ने भी बोला आत्मनिर्भर बनो, आप सॉल्यूशन ढूंढो। आइदर और कब जाएगा? जब, हमेशा याद रखना, जब आपको दोनों निर्णय सही लगे, दोनों निर्णय सही लगे, लेकिन आपका काम किसी एक निर्णय से चल रहा हो। जैसे इसमें दोनों निर्णय सही हैं, संस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से सीट बढ़ा देंगे, फीस उतनी ही रखेंगे, या फिर फीस बढ़ा देंगे, सीट उतनी ही रखेंगे। तो संस्था की तरफ से दोनों ठीक है, बट आपका काम, आप संस्था हो, आप इंस्टीट्यूट के ओनर हो, ठीक है, आप किसी भी सरकारी कॉलेज के डीन हो, सरकारी कॉलेज के मतलब डिसीजन मेकर हो, ठीक है, तो आपका काम दोनों में से किसी एक के एक्शन लेने से चल रहा हो तो आइदर और जाता है। जब आपको दोनों सही लगे और दोनों में से किसी एक का एक्शन लेने से आपका काम चल जाए तो आइदर और आएगा। तो इस केस में आएगा आइदर फर्स्ट एक्शन इज राइट और सेकंड, या तो पहला एक्शन सही है या दूसरा एक्शन सही है। क्यों? क्योंकि अगर आपने सीट बढ़ाई उतनी फीस में तो भी कलेक्शन ज्यादा हो जाएगी, और अगर आपने सीट उतनी रखी, फीस बढ़ा दी, तो भी कलेक्शन उतनी ही होगी। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक एक्शन लेने से काम चल जाएगा, संस्था का आत्मनिर्भर बन जाएगी संस्था। ठीक है, चलो तो भाई, ठीक, गुड आफ्टरनून। बाकी एक क्लास और प्रैक्टिस के तौर पे कुछ दिन बाद लगाऊंगा मैं इसकी, कुछ दिन बाद एक प्रैक्टिस के तौर पे, तब तक आप खुद भी सोल्व करके देखो, खुद सोचने की कोशिश करो। ठीक है, एक क्लास और लगा दूंगा मैं बाद में।